सो हेलो एंड हाय, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बेहतर होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम आ गए हैं क्लास 12 का वेक्टर अलजेब्रा लेके, ठीक है ना। मैथ्स का 10th नंबर एक्सरसाइज जिसकी हम बात करेंगे। वेक्टर को फिजिक्स में डिफाइन किया गया है, जहाँ पे वेक्टर के बारे में बोला गया कि एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास अपना मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है और वेक्टर सम को फॉलो करता है। और स्केलर के बारे में बोला गया कि एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है। लेकिन मैथ्स में हम वेक्टर को कैसे डिफाइन करें? तो मैथ्स में हम वेक्टर को डिफाइन करने के लिए हम एक लाइन सेगमेंट लेते हैं, एक लाइन सेगमेंट लेते हैं और इसको हम डायरेक्शन दे देते हैं, ठीक है। तो हम इसे बोलेंगे डायरेक्टेड लाइन, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, ठीक है। तो यहां पे ये इस पॉइंट पे शुरू हुआ है और इस बी पॉइंट पे आके एंड हो गया है, ठीक है। इसने ए से जर्नी शुरू की और बी पे आके खत्म हो गया। एक लाइन सेगमेंट है जिसके पास अपना डायरेक्शन है, सो इसे हम वेक्टर बोलेंगे। वेक्टर के शुरू पॉइंट को हम इनिशियल पॉइंट और एंड पॉइंट को हम टर्मिनल पॉइंट बोलेंगे, ठीक है। और इसे नोटेशन में वेक्टर को अगर मुझे लिखना होगा तो हम ए से बी वेक्टर ये हम रिप्रेजेंट करेंगे, ये ए बी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब रही बात कि इसके पास डायरेक्शन जो हमने एरो बनाया है वो डायरेक्शन है, और दूसरा बात मैग्नीट्यूड का, तो हम मैग्नीट्यूड को ये वेक्टर हो गए, ठीक है। ये वाला आपको ये वेक्टर रिप्रेजेंट करना है और मैग्नीट्यूड को दिखाने के लिए आप इसको दो डंडों के बीच में लिख दो। यहां पे मॉडुलस नहीं है, बट वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ऐसा साइन यूज करते हैं और ये लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट होगा। लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट होगा, मतलब इस रेखाखंड की लंबाई जो होगी वो उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है। उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो किसी भी वेक्टर को हम जब लिखते हैं तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट्स की ओर लिखते हैं। जैसे अगर यहां पे हमने एक लाइन बनाया, इसे पी क्यू बोला, तो मैं इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करना चाहूंगा क्यूपी वेक्टर से, ठीक है ना। क्योंकि इनिशियल पॉइंट को पहले लिखो, फाइनल पॉइंट को बाद में लिखो, सो ये हम क्यूपी वेक्टर बोले, ठीक है। क्यूपी वेक्टर से हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे और इसके मैग्नीट्यूड की अगर बात होगी तो हम क्यूपी वेक्टर को डबल डंडे के बीच में लिख देंगे। सो हमारे पास मैथ्स में सिंपल सा डेफिनेशन आया कि अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड वेक्टर, जहां पे लाइन सेगमेंट का जो लेंथ होगा वो उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा और डायरेक्शन जो एरो की डायरेक्शन होगी उससे हम रिप्रेजेंट करेंगे। अब आता है कि भाई वेक्टर के टाइप्स कितने हैं, वेक्टर्स कितने प्रकार के होंगे, वेक्टर्स के क्या क्या टाइप्स हैं। तो हम अगर टाइप्स के बारे में बात करते हैं, वेक्टर के टाइप्स के बारे में, तो पहला ऐसे बोल दो को इनिशियल वेक्टर, इनिशियल वेक्टर। अब को इनिशियल वेक्टर क्या है? को इनिशियल वेक्टर ऐसे वेक्टर हैं जिनका इनिशियल पॉइंट क्या हो, सेम हो। जैसे लेट्स से ये ए कोई वेक्टर है, ये वाला कोई बी वेक्टर है, यहां कोई मैंने सी वेक्टर बना दिया, ठीक है। तो यहां पे ए वेक्टर, बी वेक्टर, यहां पे सी वेक्टर, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? को इनिशियल वेक्टर कहलाएंगे। को इनिशियल वेक्टर मतलब ऐसे डिफरेंट वेक्टर्स जिसका इनिशियल पॉइंट क्या हो, सेम हो। सो इनिशियल पॉइंट अगर सेम है तो ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? को इनिशियल वेक्टर, इनिशियल वेक्टर, ठीक है। ये को इनिशियल वेक्टर है, ओके। दूसरा नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर। अगर हम नेगेटिव वेक्टर की बात करते हैं कि नेगेटिव वेक्टर क्या है, सो किसी भी पर्टिकुलर वेक्टर जो दिया गया है, अगर हम उसके डायरेक्शन को जस्ट रिवर्स कर दें, जो डायरेक्शन है बस उसे आप रिवर्स कर दें,
जैसे यहां पे ए कोई वेक्टर है, ठीक है, हमने इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के साथ कोई चेंजिंग नहीं किया, बस हमने इसका डायरेक्शन क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। सो रिवर्स करने के बाद जो हमें वेक्टर मिलेगा वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड उतना ही होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो इसे हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव ऑफ वेक्टर। सो नेगेटिव ऑफ वेक्टर क्या है, किसी भी गिवन वेक्टर के आप डायरेक्शन को जस्ट क्या कर दो, अपोजिट कर दो। सो डायरेक्शन को अगर आप अपोजिट कर देते हो तो वेक्टर आपको क्या कहलाएगा, नेगेटिव वेक्टर कहलाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट वेक्टर देखते हैं। नेक्स्ट वेक्टर है पोजीशन वेक्टर, हम थर्ड देख रहे हैं, पोजीशन वेक्टर। अब पोजीशन वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर क्या है, कोई भी एक पॉइंट है जो 3 डायमेंशनल स्पेस में है, यानी कोई एक पॉइंट हमने ले लिया, ठीक, और ये पॉइंट को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं लेट्स से x, y, z, ठीक है, ये p कोई पॉइंट है, ये o ओरिजिन, ठीक है, 0, 0, 0। सो एक पॉइंट हमें गिवन है, सो हम एक ऐसा वेक्टर ड्रॉ करते हैं ओरिजिन से उस पॉइंट की ओर, ओरिजिन से उस पॉइंट की ओर। मतलब पोजीशन वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका इनिशियल पॉइंट क्या हो, ओरिजिन हो, और फाइनल पॉइंट वो पॉइंट हो जिसका हमें पोजीशन वेक्टर निकालना है। मींस पोजीशन वेक्टर हमारे पास जो आया, ये ओपी जो वेक्टर आया, इसको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, ठीक है। पोजीशन वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर में इनिशियल पॉइंट ओरिजिन होगा और फाइनल पॉइंट वो पॉइंट होगा जिसका हम पोजीशन वेक्टर निकालना चाहते हैं। मीन्स पोजीशन वेक्टर में इनिशियल पॉइंट ओरिजिन होगा 0, 0, 0। क्लियर है। सो इसे हम क्या बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर बोलेंगे। अगला हमारे पास आता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर क्या है, किसी भी वेक्टर का, किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट मैग्नीट्यूड का वेक्टर, ठीक है। मानते हैं इसका मैग्नीट्यूड 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, तो इसी डायरेक्शन में 1 यूनिट का मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर, ठीक है। मतलब किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन में, उसके डायरेक्शन को हम चेंज नहीं कर रहे हैं, उसी के डायरेक्शन में बस यूनिट मैग्नीट्यूड का जो वेक्टर हम खींच रहे हैं, वो वेक्टर क्या कहलाता है, वो वेक्टर यूनिट वेक्टर कहलाता है, ठीक है। मतलब यूनिट वेक्टर, अगर ये ए वेक्टर था, लेट्स से ये ए वेक्टर था, तो यूनिट वेक्टर को हम ए कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, ए कैप से, और इस ए कैप की वैल्यू इसी वेक्टर के डायरेक्शन में होगा, और इसके मैग्नीट्यूड को 1 करने के लिए हम इटसेल्फ इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। किसी भी वेक्टर को अगर उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, और डायरेक्शन वही रहेगा जो इनिशियल वेक्टर का डायरेक्शन था। सो किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट मैग्नीट्यूड का वेक्टर हम ड्रॉ करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। अगला है कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर, अब कोप्लेनर वेक्टर क्या है, कोप्लेनर वेक्टर ऐसे वेक्टर्स हैं जो हमेशा एक प्लेन में लाई करेंगे, एक प्लेन में लाई करने वाले वेक्टर्स। हाँ, वेक्टर्स लाइज ऑन द सेम प्लेन, मतलब ये एक वेक्टर है, ठीक है, और ये एक वेक्टर है। 2 वेक्टर मैंने बनाया, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, दोनों के दोनों ये इस बोर्ड के प्लेन में है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कोप्लेनर वेक्टर बोलेंगे। और दुनिया में कोई भी 2 वेक्टर होगा तो वो हमेशा क्या होगा, कोप्लेनर वेक्टर होगा।
क्लियर है? अगला हमारे पास है जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर क्या है? जीरो वेक्टर का कोई बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन जीरो वेक्टर क्या है? एक ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों एक ही हो। हाँ, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या हो? एक ही जगह पे। यही इसका इनिशियल पॉइंट है, यही इसका क्या है? इनिशियल पॉइंट, और यही इसका क्या है? फाइनल पॉइंट भी। ठीक है, मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों के दोनों क्या है? सेम है। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? इसका मैग्नीट्यूड जीरो होगा। ठीक है, और डायरेक्शन अब डायरेक्शन क्या होगा? तो डायरेक्शन इसका कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, डायरेक्शन इसका कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जीरो वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है और जिसका डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है। इसे हम दिखाने के लिए जनरली जीरो के ऊपर वेक्टर सिंबल का हम यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जीरो वेक्टर होता है। अगला है हमारे पास कोलिनियर वेक्टर। अगला जो बात करेंगे हम वो है कोलिनियर वेक्टर। अगला हमारे पास जो वेक्टर है वो वेक्टर है कोलिनियर वेक्टर। अब कोलिनियर वेक्टर क्या है? कोलिनियर वेक्टर क्या है? किसी भी एक लाइन के पैरेलल खींचे गए जितने भी वेक्टर्स हैं वो सारे क्या कहलाएंगे? कोलिनियर कहलाएंगे। कोलिनियर को समझने के लिए आप बड़े ध्यान से समझो कि अगर एक वेक्टर उसी डायरेक्शन में दूसरा वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, तो भी ये क्या कहलाएंगे? कोलिनियर वेक्टर कहलाएंगे। या और एक ही डायरेक्शन में है और मैग्नीट्यूड बराबर नहीं है, तो भी क्या कहलाएंगे? कोलिनियर वेक्टर कहलाएंगे। या दोनों वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, अपोजिट इन डायरेक्शन है, तो भी ये कोलिनियर वेक्टर कहलाएंगे। या दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में और मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, तो भी ये क्या कहलाएंगे? कोलिनियर वेक्टर कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि ये किसी थर्ड लाइन, कोई भी एक लाइन है, तो इस लाइन के पैरेलल ये सारे वेक्टर इस लाइन के पैरेलल हैं। ठीक है, सो किसी एक लाइन के पैरेलल हम जितने भी तरह के वेक्टर खींच सकते हैं वो सारे के सारे वेक्टर क्या कहलाएंगे? कोलिनियर वेक्टर कहलाएंगे। यानी ऐसे दो वेक्टर जिसका डायरेक्शन या तो सेम हो या तो अपोजिट हो, मैग्नीट्यूड चाहे कुछ भी हो, मैग्नीट्यूड यहां पे कोई मायने नहीं रखता है, तो दो वेक्टर जिनके डायरेक्शन या तो सिमिलर हो या तो एंटी पैरेलल हो, जस्ट अपोजिट हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कोलिनियर वेक्टर बोलते हैं। आगे चल के हम देखेंगे भी कि अगर दो वेक्टर है ए और एक वेक्टर है बी, तो ये अगर कोलिनियर होंगे तो इनमें एक रिलेशन आएगा। वो रिलेशन क्या होगा कि ए को हम कैसे भी लैम्डा टाइम्स ऑफ बी अगर प्रूव कर देते हैं तो ये दोनों वेक्टर कोलिनियर वेक्टर कहलाएंगे। कोई भी वेक्टर, लैम्डा यहां पे कोई कांस्टेंट है, ठीक है, सो लैम्डा कुछ भी हो सकता है। मतलब एक वेक्टर को किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दो, किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमेशा जो नया वेक्टर निकल के आएगा वो हमेशा कोलिनियर वेक्टर होगा। हमेशा क्या होगा? कोलिनियर वेक्टर होगा। सो कोलिनियर वेक्टर में रिलेशन है ए वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। या आप यूं कह लो कि दो वेक्टर जिसका डायरेक्शन सेम हो या अपोजिट हो, ये वेक्टर्स क्या कहलाएंगे? कोलिनियर वेक्टर्स कहलाएंगे। ठीक है, अगला एक कंसेप्ट आता है, कंसेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर। अब ये फ्री वेक्टर का कंसेप्ट क्या बोलता है? फ्री वेक्टर क्या है? सो फ्री वेक्टर क्या है कि हम
इस यूनिवर्स में किसी भी वेक्टर को हम कहीं पे भी इसके पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। ठीक है, मतलब अगर हमारे पास ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है जिसे मैं ए वेक्टर बोल रहा हूं, इस ए वेक्टर को मैं कहीं पे भी लेके जा सकता हूं। मन हो तो इसी वेक्टर को मैं आगे लेके जा सकता हूं, ये ए वेक्टर है, मैंने डायरेक्शन चेंज नहीं किया। मैं राइट लेके जा सकता हूं, मैं राइट लेके जा सकता हूं, इस वेक्टर का मैंने डायरेक्शन चेंज नहीं किया और मैंने अपने सुविधा अनुसार इसको क्या राइट शिफ्ट कर लिया। मैं चाहूं तो इसे क्या कर सकता हूं, लेफ्ट शिफ्ट कर सकता हूं, मैं चाहूं तो इसे नीचे शिफ्ट कर सकता हूं, ये ए वेक्टर है, मैं चाहूं तो इसे ऊपर खींच सकता हूं, मैं इसके पीछे बोर्ड के पीछे लेके जा सकता हूं। मतलब यूनिवर्स में मैं एक वेक्टर को, सिंपल सा इस वेक्टर को मैं जहां चाहूं वहां शिफ्ट कर सकता हूं। चाहूं तो मैं राइट शिफ्ट कर सकता हूं, चाहूं तो लेफ्ट, चाहूं तो डाउन, चाहूं तो अप, ओके, या फिर ऊपर या नीचे कहीं पे भी शिफ्ट कर सकता हूं। बट एक चीज कि डायरेक्शन, नो चेंज इन डायरेक्शन, नो चेंज इन डायरेक्शन, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होना चाहिए और नो चेंज इन, नो चेंज इन मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो हम डायरेक्शन भी चेंज नहीं करेंगे और मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं करेंगे और इस फैक्टर को मैं कहीं पे भी लेके जा सकता हूं। ठीक, इतना बात क्लियर है। टाइप्स ऑफ वेक्टर क्लियर है क्या? सो टाइप्स ऑफ वेक्टर क्लियर है, तो आगे चलते हैं और हम लोग देखते हैं कोसाइन लॉ। कोसाइन लॉ क्या है इसके बारे में बात करेंगे, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स के बारे में बात करेंगे, कंपोनेंट फॉर्म ऑफ वेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। अगला बात करते हैं कंपोनेंट फॉर्म ऑफ वेक्टर, कंपोनेंट फॉर्म ऑफ वेक्टर। ठीक है, वेक्टर्स के कंपोनेंट फॉर्म के बारे में बात करते हैं। ठीक है, यहां पे हमारे पास एक पॉइंट दिया गया है, लेट्स से x, y, z, ये p पॉइंट है। सो पोजीशन वेक्टर लिखना हम जानते हैं क्या? पोजीशन वेक्टर क्या होता है? पोजीशन वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जो किसी पॉइंट को ओरिजिन से मिलाने वाला रेखा होता है। ठीक है ना, अ लाइन सेगमेंट कहां से मूल बिंदु से, ओरिजिन से इसको मिलाने वाला रेखा। ठीक है, ये 0,0,0 ओ है पॉइंट। ठीक है, सो ओपी वेक्टर क्या होगा? पोजीशन वेक्टर होगा। अब मैं बात कर रहा हूं कि एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर आता है, यूनिट वेक्टर हमने पढ़ा कि किसी भी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देने पर उसके डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं होता है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कितना बन जाता है? 1 बन जाता है। सो यहां पे हम एक्स एक्सिस के डायरेक्शन को इसके यूनिट वेक्टर आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। आई कैप से हम एक्स एक्सिस के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे, जे कैप से वाई एक्सिस के डायरेक्शन को और के कैप से जेड एक्सिस के डायरेक्शन को। क्योंकि यूनिट वेक्टर को जितना टाइम्स गुना कर दो उतना यूनिट उस डायरेक्शन में कोई भी वेक्टर चलेगा। सो यहां पे अगर मुझे ओपी वेक्टर लिखना है तो इसका एक्स एक्सिस की ओर कंपोनेंट, एक्स एक्सिस में कितना यूनिट चला है? एक्स यूनिट चला है। सो एक्स आई कैप प्लस, अब ये वाई एक्सिस में कितना चला है? वाई जे कैप, और जेड एक्सिस की ओर कितना चला है? जेड एक्सिस की ओर चला है जेड के कैप। सो ये कंपोनेंट फॉर्म है, मतलब
जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हम देखते थे कि भाई 2,3 से रिप्रेजेंट किया गया है किसी पॉइंट को, सो 2 यूनिट आपको चलना है x की डायरेक्शन में और फिर 3 यूनिट y की डायरेक्शन में। सो ऐसे ही वेक्टर के केस में अगर हमको स्पेस में कोई पॉइंट दिया हुआ है तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, मूल ओरिजिन से उस पॉइंट को मिलाने वाला वेक्टर, और इसका कंपोनेंट फॉर्म क्या होगा कि आप किस एक्सिस में कितना यूनिट चल रहे हो। ठीक है, यहां पे अगर मैं बात करूं कि ओपी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, सो डिस्टेंस फॉर्मूला से आप ये डिस्टेंस निकाल सकते हो ना, ओपी का डिस्टेंस क्या, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस डिस्टेंस फॉर्मूला सिंपली लगाओ। ठीक है, सो डिस्टेंस फॉर्मूला सिंपली आप लगाओगे x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 0 का होल स्क्वायर। 0 का कोई वैल्यू है नहीं, सो ये प्यारा सा आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। ये आपका मैग्नीट्यूड हो जाएगा इस पोजीशन वेक्टर का। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला से हमने ओपी का मैग्नीट्यूड निकाल लिया, क्योंकि वेक्टर का मैग्नीट्यूड वही होता है जो उस लाइन सेगमेंट की लेंथ होती है। क्लियर है, यहां तक क्लियर है। अच्छा, अब यहां पे आपको ये बात पूछा जा सकता है कि इसका स्केलर कंपोनेंट लिखिए, इसका स्केलर कंपोनेंट लिखिए। सो स्केलर कंपोनेंट केवल ये बताएगा कि x एक्सिस में कितना चल रहा है, y एक्सिस में कितना चल रहा है और z एक्सिस में कितना चल रहा है। मतलब जो पॉइंट का x कोऑर्डिनेट का वैल्यू है, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट का वो लिखना है। ठीक, वेक्टर कंपोनेंट, अगर वेक्टर कंपोनेंट की बात होगी तो वेक्टर कंपोनेंट में डायरेक्शन के साथ लिखना है, x i कैप कॉमा y j कैप कॉमा z k कैप। मतलब स्केलर कंपोनेंट में i j और k डायरेक्शन नहीं रहेगा, लेकिन वेक्टर कंपोनेंट में डायरेक्शन रहेगा। एक एग्जांपल से समझते हैं इन सभी बातों को कि लेट्स से एक पॉइंट है 3,2,4। ठीक, ये एक पॉइंट P। सो इसका हम हर एक चीज लिखना चाहते हैं। यहां पे इसका पोजीशन वेक्टर ओपी हो जाएगा, ये ओ पॉइंट है, सो ओपी वेक्टर होगा। अब ये ओपी वेक्टर को हम क्या लिखें, सो यहां पे हमने कंपोनेंट फॉर्म ऑफ वेक्टर में बताया है कि आप जितना यूनिट जिस एक्सिस पे चल रहे हो उसको ऐड करके लिख दो साइन के साथ। सो 3i प्लस 2j प्लस 4k, ये आपका वेक्टर हो गया। अगर मैग्नीट्यूड की बात की जाएगी तो अभी आप समझ चुके हो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ओरिजिन से हमने ये खींचा है तो ओरिजिन का तो जो कोऑर्डिनेट है वो 0,0,0। ओके, सो यहां से हमारे पास ओपी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा और ये मैग्नीट्यूड अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ये वैल्यू कैलकुलेट कर दो, 9 प्लस 4 प्लस 60 यानी अंडर रूट 29। ठीक है, सो ये इसका क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। अब अगर इसके स्केलर कंपोनेंट की बात की जाएगी, ये स्केलर कंपोनेंट कितना है, सो स्केलर कंपोनेंट में जो कोऑर्डिनेट है सिंपली उस कोऑर्डिनेट को आप लिख लीजिए 3,2,4, और वेक्टर कंपोनेंट में हम यूनिट वेक्टर के साथ लिखेंगे कि किस डायरेक्शन में हम चल रहे हैं। यानी यहां पे 3i कॉमा हमने 2 यूनिट j के डायरेक्शन में चला है यानी y एक्सिस पे, और 4 यूनिट k कैप के डायरेक्शन चला है यानी z एक्सिस के डायरेक्शन में चला है। होप ये कंपोनेंट फॉर्म ऑफ वेक्टर क्लियर होगा। ठीक है, अगर यहां पे साइन नेगेटिव हो तो भी हम देखने का कोशिश करेंगे, हमें कंपोनेंट फॉर्म में जो साइन होगा वही साइन चिपका देना है। क्लियर है?